तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त भारत रत्न दिए जाने का दौरा चल रहा है और किन को दिया जा रहा है उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। उसमें से कुछ नाम इसलिए भी बड़ी तनकीद के और तायीद के और सियासी एतबार से अलग अलग तबसरों की जद में हैं, जिनके नाम बाबरी मस्जिद की शहादत में जली हरूफों में लिखा गया है और उसमें एक नाम आता है एल.के. अडवाणी। अजय आशीर्वाद महाप्रशिस्त, इन्होंने जो एक मजमून निगार हैं, तबसरा निगार हैं और अलग अलग मौज़ूआत पर लिखने और बोलने के लिए मशहूर हैं, मारूफ हैं। अंग्रेज़ी में उन्होंने इस को लिखा था जिसका तर्जुमा पेश किया गया है दी वायर में। मैंने भी इसका मुताला किया तो सोचा कि क्यों ना इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूं। मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, कितने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इसको पेश करने की कोशिश की है। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूंगा। असल मजमून जो है वो अंग्रेज़ी में है और ये अल जज़ीरा अंग्रेज़ी में छपा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने के बाद अब उन्हें दोबारा सामने लाया गया है और उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आडवाणी ही वो शख्स थे जिन्होंने 1989 में पार्टी सदर के तौर पर पहली बार पालमपुर नेशनल एग्जीक्यूटिव की करारदाद में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को पार्टी के एजेंडे में शामिल किया था। हाल ही में 22 जनवरी को मंदिर की अजीमुशान प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में वो मदऊ और गैर मदऊ दोनों थे। बेयकीनी, खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के वसी जज्बात की अलामत बन चुके न्यू इंडिया में किसी हिंदुत्व मुफक्किर के लिए भारत रत्न हासिल करने का इससे ज्यादा मौजू वक्त नहीं हो सकता था। वही हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद किसी और ने नहीं बल्कि खुद आडवाणी ने रखी थी। टीवी स्क्रीन पर अपने सबसे अहम सियासी मकसद अयोध्या में राम मंदिर को पूरा होते देख रहे 96 साल आडवाणी अब मुल्क को मजहबी पोलराइजेशन की जानिब ले जाने में अपने बेमिसाल किरदार को याद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खिदमात को बिलाखिर उनके सबसे बड़े शागिर्द और जानशीन नरेंद्र मोदी ने तस्लीम कर लिया है। पिछली चंद दहाइयों में मुल्क का आला तरीन एजाज सियासी पैगाम देने का एक जरिया बनकर रह गया। माजी में जहां साइंसदानों, मौसीकारों, खिलाड़ियों और समाजी मुस्लिहीन को वक्तन फ़वक्तन ये एजाज़ मिलता रहा है, वहीं मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार पार्टी ज़्यादातर अपने नज़रिए की मुफ़क्किरीन को ही इस एजाज़ के लिए मुंतखब करती है। लेकिन कोई भी आडवाणी की तरह पोलराइज करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने ही मुल्क में तफरीक़ा अंगेज़ सियासी शख्सियत समझे जाते हैं। वो बीजेपी के उन बानियों में से हैं जिन्होंने पार्टी को जनसंघ के दिनों से ही एक वाज़ेह और तेज नजरियाती लाइन दी, उस वक्त भी जब उनकी पार्टी ज्यादातर कांग्रेस मुखालिफ इत्तेहाद बनाने पर इन्हिसार करती थी। उन्होंने शायद बीजेपी को एक अवामी तंजीम में तब्दील करने में सबसे बड़ा तंजीमी किरदार अदा किया, खा ये मुल्क की फिरकावाराना हम आहंगी की कीमत पर क्यों ना हुआ। पालमपुर में राम मंदिर के अहद को इख्तियार करने से लेकर अपनी मुल्क गिर रथ यात्रा के जरिए मुल्क में अक्सरती बयानियों को
आगे बढ़ाने तक अडवाणी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर पार्टी को ईंट दर ईंट खड़ा किया, लेकिन आखिर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के उनके नजरियाती गुरुओं आरएसएस ने उन्हें दरकिनार कर दिया। वैसे रहनुमा हैं जो सबसे ज्यादा अरसे तक पार्टी के सदर रहे। सबसे पहले 1986 से 91 के दरमियान, फिर 1993 से 98 के दरमियान और आखिरकार 2004 से 5 में 1 साल के दौर में वो पार्टी के आला ओहदे पर थे। मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर लीडर कहने पर हुए तनाजे के बाद आरएसएस ने उन्हें ओहदे से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। उनका यह बयान उनके और संघ के नजरिए के बिल्कुल बरअक्स था। जिस आरएसएस ने वाजपेयी को अडवाणी को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने के लिए मजबूर किया था, उसी लीडर के बारे में उसने अपना नजरिया बदल लिया। 30 साल से ज्यादा अरसे तक बीजेपी को कवर करने वाली सीनियर सहाफी नैना व्यास कहती हैं 2005 में अडवाणी का इस्तीफा उनकी सियासी कैरियर के इख्तिताम का आगाज था। हालांकि उन्हें 2013 में ही बाहर कर दिया गया, लेकिन 2009 के लोकसभा इंतखाबात में उनके वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार होते हुए भी बीजेपी हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें संघ परिवार में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्हें यानी संघ परिवार को। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी, जिनकी उन्होंने सारी जिंदगी तरबियत की और उनका दिफा किया, आखिरकार उन्हें मार्गदर्शक मंडल में धकेलने वाले शख्स के तौर पर सामने आए। उसके बारे में कहा जा सकता है कि अडवाणी ने जो बोया वही काटा। साल 2004 में रांची में मुनाकिदा पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अडवाणी ने उस वक्त इत्तेहादी सियासत में फंसी पार्टी को कट्टर हिंदुत्व को अपनाने की फौरी कोशिश में बीजेपी को हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए ऊपर वाले के जरिए चुना हुआ बताया था। ताहम हिंदुस्तानी रियासत का तस्वुर इसी तरह किया गया था जिस तरह इसराइल जैसा मुल्क अपनी तारीफ करता है। पार्टी सदर के तौर पर अडवाणी को वाजपेयी को कमजोर करने वाला माना गया, जो एक एतदाल पसंद रहनुमा के तौर पर शोहरत रखते थे। तब तक अडवाणी को पार्टी में वजीर आजम वाजपेयी का कट्टर हरीफ समझा जाता था। नैना कहती हैं अडवाणी ने वाजपेयी को कई बार कमजोर किया। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने और उनके साथियों ने 2001 में आगरा अमन इजलास और मुज़ाकरे को नाकाम करके वाजपेयी को मुश्किल में डाल दिया था। लाहौर बस सफर के बावजूद पाकिस्तान ने कारगिल की जंग शुरू कर दी। उसके बावजूद वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को बातचीत के लिए आगरा बुलाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती को एक मौका देना चाहते थे। अमली तौर पर एक मुश्तरका बयान भी तैयार किया गया था, लेकिन आखिर में अडवाणी और सुषमा स्वराज ने उसे मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से बातचीत नाकाम हो गई। बातचीत या मुज़ाकरे से पहले अडवाणी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों की खोज की पॉलिसी का ऐलान करके वाजपेयी को कमजोर करने की कोशिश की थी। इसी तरह अडवाणी ने पीएमओ में वाजपेयी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उस वक्त के कौमी सलामती के मुशीर ब्रिजेश मिश्रा को बाहर निकालने की कई कोशिशें भी की, लेकिन नाकाम रहे। साल 2009 का लोकसभा इलेक्शन उनके वजीर आजम बनने के अज़ाइम को पूरा करने का आखिरी मौका था, लेकिन तब तक वो पार्टी में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना चुके थे। यहां तक कि उनके दौर में पाकिस्तान के दौरे के दौरान जिन्ना के बारे में उनके तबसरे की मुखालिफत उनके साथियों यशवंत सिन्हा और सुषमा स्वराज ने भी की थी। वाजपेयी को शिकस्त देने की ख्वाहिश में अडवाणी ने अप्रैल 2002 में मशहूर गोवा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तकरीबन बगावत कर दी थी। 2002 के गुजरात मुस्लिम कश्फ फसादात के बाद वाजपेयी ने गुजरात के उस वक्त के वजीर आला मोदी से इस्तीफा तलब करने का तकरीबन फैसला कर लिया था। ताहम नैना व्यास बताती हैं कि अडवाणी को उसकी भनक लग गई और उन्होंने इस फैसले को रोकने के लिए अरुण जेटली को गांधीनगर भेजा। वो बताती हैं जेटली मोदी के साथ हुए और उससे पहले कि वाजपेयी नेशनल एग्जीक्यूटिव में मोदी के इस्तीफे का मामला उठाते, मोदी ने खुद ही इस्तीफे की पेशकश कर दी, जैसा कि मंसूबा था। अडवाणी की क़ियादत में कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने मोदी की इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की। वाजपेयी ने उनके मिजाज को भांप लिया, आखिरकार मोदी की हिमायत की। अडवाणी लंबे वक्त तक बीजेपी के मकबूल रहनुमा थे, लेकिन 2014 में इख्तिदार में आने के बाद किसी और ने नहीं बल्कि मोदी ने उन्हें पर्दे के पीछे धकेल दिया, जिसे अब अक्सर करम का फल कहकर तंज किया जाता है। साल 2010 तक अडवाणी अपने सियासी कैरियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे। 2009 में जीत नहीं पाए थे, जिसके बाद वो इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में एक शिकस्त खोरदा लीडर के तौर पर नजर आए, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि रथ यात्रा को भी मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त तक वो अपनी सवाने उम्री लिख चुके थे, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की इंहिदाम की मजम्मत की थी।
बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनके खिलाफ मुमकिना कानूनी कार्रवाई से बचने की एक होशियारी थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि उसका नतीजा क्या निकलेगा तो मैं कभी अयोध्या न जाता, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान जाता। इसी इंटरव्यू में कहते हैं, उस यात्रा ने शायद कुछ लोगों को मुतासिर किया होगा, वो मेरे हामी बने होंगे और मेरे मुखालिफिन नाराज हुए होंगे, लेकिन मुझे याद है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके खानदान में सिख रसूमात और रिवायात की पैरवी की जाती थी और उनके घर पर गुरु ग्रंथ साहिब भी मौजूद हैं। जिन्ना पर किए गए तबसरों ने पार्टी में उनके दोस्तों के एक बड़े हिस्से को पहले ही नाराज कर दिया था, जिनका ख्याल था कि तबसरे उन्हें तकसीम करने वाले लीडर के तौर पर नहीं बल्कि सबके लीडर के तौर पर देखे जाने की उनकी मायूसी से पैदा हुए थे। सीनियर सहाफ़ी कुलदीप कुमार कहते हैं कि हैरत की बात नहीं थी कि अडवाणी ने जिन्ना को सेकुलर लीडर कहा। उन्होंने कहा, मैं जिन्ना और अडवाणी को एक दूसरे के बहुत करीब पाता हूं। जिन्ना ने दो कौमी नजरिए मजहबी बुनियादों पर पेश किया। वो एक मुस्लिम कौम चाहते थे, जबकि अडवाणी और संघ परिवार हिंदू कौम चाहते थे। दोनों का अकीदा यकसा है और वो सिर्फ मजहबी बुनियादों पर कौमें बनाने की बात करते हैं। ताहम जिन सहाफ़ियों ने अडवाणी के साथ करीबी बातचीत की है, वो इस बात से इत्तिफाक करते हैं कि वो एक बहुत ही शाइस्ता और गर्मजोश इंसान थे और सवालात से कभी नहीं घबराते थे। नैना व्यास कहते हैं, अडवाणी अपने नाक़िदीन से भी बात करते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे, जो आज के बीजेपी लीडरों के रवैये से बहुत मुख्तलिफ है। कुलदीप कुमार कहते हैं, बीजेपी में किसी ने भी बीजेपी के नजरिए को अडवाणी की तरह वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं किया। वो अपनी बातों में कभी तिरछी इख्तियार नहीं करते थे और सहाफ़ियों के साथ अच्छे पेशावराना ताल्लुकात बरकरार रखते थे। उन्होंने मुश्किल सवालों के जवाब देने से कभी इनकार नहीं किया। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि अडवाणी की वरासत को उनके पोलराइजेशन वाली रथ यात्रा के जरिए हिंदुस्तान को दी गई सिमत के लिए याद रखा जाएगा। कुमार कहते हैं, अडवाणी ने उन तकसीमों को हवा देने में सबसे नुमायां किरदार अदा किया जो आज आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अडवाणी को एक ऐसे वक्त में भारत रत्न दिया गया जब मुल्क अगले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी कर रहा है और नरेंद्र मोदी उसके मरकज में हैं। यहां तक कि अपने गुरु, जिन्हें वो बेरहमी से दरकिनार कर चुके थे, उसको मुल्क का सबसे बड़ा एजाज देकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। उन्होंने हिंदुत्व कैंप में मौजूद उन लोगों को मुतमईन किया जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में अडवाणी की आदमी मौजूदगी पर नाराज थे, जो वैसे भी मोदी का वन मैन शो था। उन्होंने लोगों को यह भी जता दिया है कि आखिरकार वो एक इंसाफ पसंद शख्स हैं जिन्होंने अडवाणी को फिर से सियासी सुर्खियों में लाने का काम किया है। यानी कि 2024 में 24 का ये एक और मोदी का सियासी हरबा है। वजीर आजम अपने सारे पत्ते खोल चुके हैं। अडवाणी और सोशलिस्ट रहनुमा पूरी ठाकर को भारत रत्न देने के साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में राम जन्मभूमि से चलने वाले हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी सियासत को बीजेपी का अहम बयानिया बना दिया है। ताहम भारत रत्न भी 96 साल अडवाणी को मोदी की सियासी बिसात पर महज प्यादा बनने में मदद नहीं कर सकता। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से रथ यात्रा के जरिए से जो सूरत हाल बनी, जिनकी वजह से कई जाने गईं और पूरी बाबरी मस्जिद की तारीख आप लोगों के सामने है। ऐसे शख्स को इस वक्त जिसको दरकिनार कर दिया गया था, फौरी तौर पर बुलाना और भारत रत्न देना, यानी मतलब यह है कि सामने वाला समझ रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुल्क का जो माहौल देखने को मिल रहा था, जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर वापस आ सकते हैं 2024 का, लेकिन मैदानी सतह पर बीजेपी के खिलाफ पाए जाने वाले अवामी गुस्से को शायद परख लिया होगा, तभी जाकर के इस मौजू को ज़िंदा रखने के लिए उन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है जो इसके गिराने में, शहीद करने में पहले सफ़ में मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत
सीनत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।